डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये लास्ट थीम वीडियो है, थीम वाइज पास्ट 3 ईयर पेपर एनालिसिस CUET PG 2023 के लिए। ये एक तरह से मैं भूला नहीं था, लेकिन मुझे इतने स्टूडेंट ने मेल किया कि सर आप इंडियन पॉलिटी भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं था, मुझे था कि मई के लास्ट डेज में मैं रिलीज कर दूंगा। तो आज वो दिन है जब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे जो इम्पॉर्टेंट थीम है CUET PG के लिए, जिससे कि लगभग एक चौथाई क्वेश्चन 25% क्वेश्चन रहते हैं। और पिछली बार जिस लेवल का उन्होंने पूछ के बच्चों को रुलाया है, उसके लिए ये खासा इंपॉर्टेंट बन गया है। वैसे मुझे पूरी आशा है इस बार क्वेश्चन उस टाइप के नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि पास्ट 3 ईयर्स में 2020, 2021 और 2022 के कैसे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में आए, जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नेंस है बेसिकली। सो लेट अस बिगिन। ये है इसका सिलेबस। आप देख सकते हैं कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में बेस है, प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप सब कुछ आ जाता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड ब्लॉक, पूरी पूरी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल रिलेटेड टू दीज ऑफिसेज इन द यूनियन एंड स्टेट, इसी से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग जुडिशियरी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये काफ़ी इलाबरेट सिलेबस है, काफ़ी डिटेल भी है, सबसे लंबा सिलेबस है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। यदि आप गिनेंगे तो करीब 17-18, और सबसे एक एक क्वेश्चन लगभग रहता भी, और क्वेश्चन एज पर सिलेबस ही आता है। अब आइए, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, मैं लास्ट टाइम इनवाइट कर रहा हूं मेरे सभी स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट कल से शुरू हो रही है, मिनिमम 2 होगी, हो सकता है 3 भी हो, और जो भी अभी भी ज्वाइन करेंगे वो पास जो 25 जो टेस्ट पेपर हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी तेजी से चाहें अगले एक वीक के अंदर में। तो मैं लास्ट टाइम आपको इनवाइट कर रहा हूं टू ज्वाइन द मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ होगा, और फर्स्ट मॉक टेस्ट कल होगी एट नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कोर्स। और यदि आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल करें अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर, इस मेल आईडी पे आगे आपको गाइड की जाएगी। अब एक बात और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें से मोस्ट ऑफ द 20 और 2021 के जो वीडियो जो जो स्लाइड्स हैं वो पहले से रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि मैं डबल अननेसेसरली करने का मतलब नहीं है, लेकिन 2022 को मैंने फिर से जो है रिकॉर्ड किया। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बतानी थी कि कैसे उनके बहुत सारे क्वेश्चन इनवैलिड हुए थे और किस लेवल से उन्होंने पूछा था, इसलिए उसको मैंने फिर से नरेट किया है। सो लेट अस बिगिन। अब आइए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इस पर हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले 2020 के क्वेश्चन देखते हैं, जो जो कि फर्स्ट टाइम CUET ने इस तरह से एक कॉमन एंट्रेंस लिया था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़े से बिखरे हुए थे। वैसे यदि इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन देखें तो बहुत शुरू से ही वो टू द सिलेबस थे, उस समय सिलेबस भी थोड़ा छोटा था, और उसी तरह के पैटर्न पे था जो आगे भी वो कंटिन्यू उन्होंने रखा। सो लेट अस सी 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला 30 में, 31 में, 32 में हुआ था। तो ये है, इसमें जो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि केवल कांग्रेस ने जो है, मुझे लगता है शायद सेकेंड या थर्ड, एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, परहैप्स सेकेंड में किया होगा शायद। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके तहत वो वहां गए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। 1932 जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सब कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें वहां पे मैकडोनल्ड जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मैकडोनल्ड अवार्ड के तौर पे दलितों को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया था। गांधी जी फास्ट पे बैठ गए, अनशन पे, और फिर पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसको गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। एक क्वेश्चन में पूछा था तो हम लोग को पता लगा गांधी जी ने खुद नहीं साइन किया था पूना पैक्ट को, लेकिन अंबेडकर जी ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन में पूना पैक्ट पूछा जाता है, और ये भी कि दलितों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो दिया गया उसको क्या नाम था, तो मैकडोनल्ड अवार्ड कहा जाता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस ने किस राउंड टेबल में भाग लिया ये भी पूछा जाता है, पर सेकंड। कम्युनल इलेक्ट्रोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के पूछा है। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम बोलते हैं, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको लाया गया था। 1909 में एक जगह MCQ में ये पूछा गया था कि सिख को और अदर कम्युनिटी को किस
कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आज़ादी के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में दिया गया था जगह सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सिख एंड अदर कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1919, इसको कहते हैं मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म। अब मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके थ्रू डेआरची जो है प्रोविंस में लाया गया। डेआरची का मतलब ये होता है कि देयर विल बी टू ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, एक जो है गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू उसको हैंडल करेगा, मिनिस्ट्री कर लीजिए, और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो मिनिस्टर बनेंगे, उनको दिया जाएगा। ये डेआरची जो 1919 का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने खत्म करके सेंटर में डेआरची ले आया और प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी। ये सब पूछा जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इनफैक्ट एक जगह पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने सबसे ज्यादा कहां से लिया है, तो इसी एक्ट से सबसे ज्यादा लिया है। ये लॉन्गेस्ट एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उस समय में था। तो इसमें जो ये गलत है, यूनिकैमेरियल नहीं था, जैसे अभी बाय कैमेरियल है। बाय कैमेरियल मतलब कि दो हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, वैसे उस समय भी था। तो बाकी तीनों पढ़ लीजिए, ये सब इसके फीचर थे। इसमें से जो है ये गलत है। साइमन कमीशन 1913 ही 1928 में आई थी। इसके अगेंस्ट में गो बैक साइमन जो है वो लाला लजपत राय पंजाब में इसको लीड कर रहे थे, उनको लाठी लगी और वो मर गए उसमें, उसके बाद उनकी डेथ हो गया। तो इस पे काफी हंगामा मचा था। तो साइमन कमीशन के बाद ही जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। साइमन कमीशन ने जो स्टडी किया उसके बेसिस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे ना गुलजारी लाल नंदा को यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कुछ साल पहले इनका निधन हुआ था। गुलजारी लाल नंदा 3 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब भी कहीं भी कोई, जैसे नेहरू जी और शास्त्री जी के बीच में 1 महीने का गैप है तो वो बन गए, फिर इंदिरा गांधी और शास्त्री जी के बीच में 1 महीने का तो फिर बन गए। तो इस टाइप से गुलजारी लाल नंदा जो है 3 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे। Article 368 speaks about how many ways to amend the Constitution of India. It is a very difficult question है, very difficult. यदि आप Constitution में पढ़िएगा 368 में तो ऐसा लिखा हुआ है, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation और repeal. तो 3 तरीके से जो है अमेंडमेंट हो सकता है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील से, मतलब किसी एक्ट को पूरा खत्म कर दें या उसको चेंज कर दें या कोई नया एक्ट लगा दें। तो ये 3 तरीके से कर सकता है। अब देखिए कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार यदि आपने जान लिया तो शायद रिपीट हो जाए तो अच्छा है। द 8th शेड्यूल, अब ये फिर बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लैंग्वेजेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज जो है एज रीजनल लैंग्वेज लाइक मैथिली, बोडो एंड ये सब सबको उसमें जो है, असमिया एंड मेनी अदर जो साउथ के लैंग्वेज हैं, बंगाली, ये सबको उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो बहुत सारे उसमें एडवांटेज आपको मिलते हैं। उसमें परीक्षा हो सकती है, वो पेपर आप लिख सकते हैं, उसकी पढ़ाई होती है एंड ऑल। तो ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये इजी टू मीडियम क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। 110 आर्टिकल में जो है डिफाइन किया गया कि मनी बिल क्या है। क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि थोड़ा वेग है। मनी बिल ये कहता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो मनी से रिलेटेड हो, अब लौट के तो सारा मैटर मनी से रिलेटेड हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेट देना कि ये मनी बिल है, ये स्पीकर का पावर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी बिल में जो है लोकसभा को बहुत ज्यादा पावर है राज्यसभा से, ये भी पूछा जाता है। क्या क्या दोनों के पावर में डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। लोकसभा जो है इसमें इतना सुप्रीम है कि यदि उसने मनी बिल को पास कर दिया और राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा 14 दिन तक उसको रखे रहे तो उसको पास माना जाएगा। राज्यसभा ने यदि उसमें कोई अमेंडमेंट सुझाव दिया और वो लोकसभा ने नहीं माना तो उसको नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें कोई ज्वाइंट सीटिंग भी मनी बिल में नहीं होती, इसको प्रेसिडेंट लौटा भी नहीं सकता, और इसमें लोकसभा को बहुत सुपर पावर दिया गया है मनी बिल में। आर्टिकल 109 एंड 110 दोनों जो है मनी बिल से रिलेटेड है। 109 में ये सब बातें लिखी गई, वो 14 दिन वाली बात। 110 में जो है डेफिनेशन है और स्पीकर को ये पावर दिया गया है। मनी बिल प्रेसिडेंट के बिना अनुमति के जो है उसको प्रेजेंट भी नहीं किया सकता पार्लियामेंट में। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज स्टेटेड इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को 3 जुरिस्डिक्शन है। एक है ओरिजिनल, पूछा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के तहत है, और जो इन स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या स्टेट और स्टेट के बीच में, तो ये दोनों मैटर जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट से ऊपर क्रिमिनल या सिविल केस में जो है वहां जाते हैं, लास्ट कोर्ट है वो। और एक थर्ड जो उसकी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, कि वो
प्रेसिडेंट उनसे सलाह मांग सकते हैं किसी सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अंडर आर्टिकल 143। उसको मानना जो है प्रेसिडेंट को कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी मांगा गया है, पढ़ सकते हैं नेट पे कब कब प्रेसिडेंट ने किन किन सब्जेक्ट पे मांगा है। जो ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ पे। 148 को भी याद कीजिए। सीएजी, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। ऐसे अथॉरिटी जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बोलते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसी एक्ट से बने हैं उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे सीवीसी हो गया, जैसे एनएचआरसी हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन, या वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन जो है, ये सब जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जैसे प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो है, ये सब जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई एक्ट से भी नहीं बना है, सीधे कैबिनेट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बना है। तो अब ये जो अटॉर्नी जनरल 76 में ये लिखा हुआ है कि जब तक प्रेसिडेंट का मन हो तब तक वो रहेंगे, कोई उनका फिक्स टेन्योर नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, अब देखिए जो 315 से 324 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, 315 यूपीएससी के बारे में है, और जो स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है 320 भी है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। क्योंकि 324 तक जो है, सॉरी 323 तक यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, 323 तक है, 324 जो है वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है डीपीएसपी के, तो डीपीएसपी को एक बार गौर से देख लीजिए, फंडामेंटल राइट को भी गौर से देख लीजिए, जो आर्टिकल किसमें है, ये आर्टिकल 44 याद रखने की बात है। अमेंडमेंट सारे जो है वो पढ़ लीजिए। 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी के टाइम में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ। इसने जो है 10th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल ही क्रिएट करा दिया था, और इसके आगे का जो दो शेड्यूल है 11th और 12th जो है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट से आया, जिसमें कि पंचायती राज की व्यवस्था थी। तो ये सब शेड्यूल नया नया क्रिएट हुआ। 9th शेड्यूल को भी यहाँ पे याद कर लीजिए। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का 51 में हुआ था, नेहरू जी ने पहली बार किया था, उसमें 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया था। अदरवाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बना होगा तो 8 ही शेड्यूल उसमें होंगे। आइडेंटिफाई द राइटली स्टेटेड आर्टिकल, अब देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से कितने ज्यादा आर्टिकल आपको पूछे जा रहे हैं। इसको आप पढ़ेंगे अभी तो बहुत डिफिकल्ट है सब याद रखना कि कौन आर्टिकल में क्या है, लेकिन ये वाली आर्टिकल केवल सही है। तो आपको बहुत गौर से जो है सारे फंडामेंटल, ज्यादा है नहीं, 12 से लेके 32 तक ही है, तो वो एक बार भी आज भी रात ब्राउज कर लीजिए। इसी तरह डीपीएसपी भी जो है 3 से लेके 51 तक लगभग है, तो उसको पढ़ लीजिए। ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। तीनों लिस्ट को पढ़ लीजिए, जो लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट और कंकरेंट, उसमें 10 मिनट लगेगा। बस दिमाग बनाना चाहिए, जैसे बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी, ये स्टेट सब्जेक्ट है। और लाइक फॉरेस्ट जो है कंकरेंट है, कुछ सेंटर में है, जैसे कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट में है, तो इस टाइप का देखना चाहिए। जैसे कि ऑडिट जो है, इवन स्टेट की भी ऑडिट यूनियन लिस्ट में है, तो कुछ कुछ देख लीजिए इन सब चीज़ों को। द डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड इन द ओथ ऑफ द ऑफिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं उसमें और बातों के अलावा लिखा रहता है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। को याद कर लीजिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड। एक जगह ये भी पूछा गया था कि कौन सा 3 वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 60 में लिखा गया, 60। और गवर्नर जो ओथ लेते हैं आर्टिकल 159 में लिखा गया। अब यहाँ एक बहुत टफ क्वेश्चन आप देखिए क्या है। पहले तो ये देख लीजिए, द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड इन द ओथ ऑफिस इज प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर कौन है? एज पर ओथ प्रेसिडेंट। कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट। कौन प्रिजर्व करेगा? प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट इंडिया में केवल एक ही ग्राउंड पे किया जाता है, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि ये सब काम वो नहीं कर पा और उसने खुद कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया तो उसको इंपीच किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन एक किसी पीजी टेस्ट में आया था कि कौन 2 अथॉरिटी हैं जिनका की अलग जो है आर्टिकल में ओथ की फॉर्मेट दी हुई है। केवल वो गवर्नर हैं आर्टिकल 159 में, और प्रेसिडेंट है आर्टिकल 60 में। बाकी जितने हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जजेज, एमपी, एमएलए, इन सब का जो ओथ है, इवन कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन सब का ओथ जो है वो शेड्यूल 3 में एक ही जगह लिखा हुआ है, लेकिन केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर का अलग आर्टिकल में। इसको ध्यान रखिए, शायद आपको एक क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शायद कल यदि आ जाए। गवर्नर और
प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में डिफरेंस है, क्योंकि अभी पार्डनिंग पे कुछ हुआ है तो न्यूज में भी है। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। गवर्नर कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री में जो होती है कोर्ट मार्शल, उस पर नहीं पार्डन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बाकी दोनों के पावर बराबर है। एंड ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी आपको पूछा जा सकता है। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, जैसे कि अभी आप देखिए कृषि कानून भी ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और किसी एक्ट को लाना बहुत अर्जेंट हो तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से वो लॉ को ले आता है। लेकिन चूंकि वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो, उसकी लिमिटेड उसकी जो है वैलिडिटी रहती है। जैसे ही पार्लियामेंट आता है सेशन में तो 6 वीक के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर उसको जो है पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स कर जाएगा। तो अब देखिए, 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होता है, 6 मंथ का। इसका मतलब यदि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कोई ऑर्डिनेंस निकाला तो 6 महीने तो ऑर्डिनेंस इसलिए वो लागू रहा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और फिर 6 वीक जो है पार्लियामेंट के आने के बाद भी रह सकती है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 6 महीना प्लस 6 वीक। ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल ड्यूरेशन के लिए कितना मैक्सिमम पीरियड के लिए एक ऑर्डिनेंस वैलिड रह सकता है। तो 6 महीना 6 वीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस की पावर है, उसका क्या आर्टिकल है। तो यहाँ पे टिप्स मैं दे रहा हूँ याद रखने का। 123 है, वो 213 है, जस्ट इसको 2 को इधर कर दीजिए। तो 213 जो आर्टिकल है वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। द 6 फंडामेंटल फ्रीडम आर मेंशन्ड अंडर, तो 6 फंडामेंटल जो फ्रीडम के राइट है आर्टिकल 19 में है। उसी में आपने भी देखा भी 19, 20, 21, इसमें 21 आर्टिकल जो है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी को एक्सपेंड करके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्योर एयर एंड कितने सारे राइट्स जो है हम लोगों को उसी को एक्सटेंड करके फंडामेंटल राइट को दिया है। इसमें एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बड़ा कारण बन गया, वो वही आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वो आर्टिकल 19 में जो 6 हमारे जो, सॉरी 19 के बाद वो सब है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताने लगा, यहाँ पे ये है कि जो 6 हमको राइट जो मिलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम कहीं भी कोई जॉब करने का, फ्रीडम किसी भी तरह का एसोसिएशन बनाने का, ये जो 6 फ्रीडम के राइट है वो आर्टिकल 19 में। वो जो मैं आपको बता रहा था वो अलग राइट, फ्रीडम के राइट आगे मैं बढ़ के बता रहा हूँ। तो 6 फंडामेंटल फ्रीडम आर मेंशन्ड आर्टिकल 19, और आर्टिकल 21 के बारे में आपको बता रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत कि हम लोगों को बहुत सारे राइट मिले हैं। लेटेस्ट इज राइट टू प्राइवेसी। अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस पे आपको पूछ दिया गया है। ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो टफ भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कई जो है गवर्नमेंट स्कीम जो अभी हाल में आए हैं यहाँ दे दिए, थोड़े हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, ये एक्सीडेंट कवर के की एक स्कीम है गवर्नमेंट की। मतलब कम प्रीमियम पे पढ़ा, उसमें गवर्नमेंट प्रीमियम भर्ती होगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो नए आए हैं, मिशन कर्म योगी, ये तो मैंने अपने इसमें भी दे दिया है, जो गाइड अभी लास्ट मिनट प्रेप गाइड मैंने DUET के लिए निकाला, उसमें भी मैंने इन सबको दे दिया है करंट इवेंट में। मिशन कर्म योगी एक नया मिशन लॉन्च किया गया है। सिविल सर्वेंट जो है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं मेन, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और उनको और इम्प्रूव कराने के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो गांव देहात में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सौभाग्य स्कीम जो है वो हर गांव में, हर गांव और शहर में भी, खास करके गांव में हर घर में बिजली कनेक्शन देने का स्कीम है। नल जल मिशन जो है रूरल एरियाज में हर घर में सेफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी पहुंचाने की योजना है। आयुष्मान भारत जो है हर आदमी को, इंडिया में जो गरीब आदमी खास करके है उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है 5 लाख तक का, कहीं भी इलाज करवा ले, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, वो सरकार के खर्चे पे प्रीमियम भरने का आयुष्मान भारत स्कीम है। और PM किसान जो है, किसान खुद एक एक्रोनेम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना करके है। उसमें हर किसान को इंडिया में जो है वो 2,000 रुपये हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने पे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरह की योजनाओं को हो सकता है कल आपको कुछ पूछ दे, एक दो इससे बाहर भी पूछ दे। यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको शॉर्ट में UEE कहते हैं। ये सर्व शिक्षा अभियान, इसको शॉर्ट में SSA बोलते हैं। तो SSA का एम क्या है, UEE। ये सभी
जानते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिनको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, ये राइट टू एजुकेशन से भी इसको जोड़ दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। इनफैक्ट सर्व शिक्षा अभियान जो राइट टू एजुकेशन जो है वो इसी मिशन के तहत जो है उसको फुलफिल किया जा रहा है, और उसका जो एम है वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा जो है उसको यूनिवर्सलाइज करना है। तो ये तो चलिए बहुत हड़बड़ी में मैंने करने की कोशिश की। अब एग्जामिनेशन की रात है, पता नहीं ये वीडियो कब रेंडर होगी, इसमें टाइम लगता है और आप कब देखेंगे, आके आपकी झपकेगी। लेकिन जो मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको गौर से सुनिए। अब आइए 2021 का देखते हैं, जो पहली बार फुल फ्लेजेड CUET ने अपने नए सिलेबस के साथ लिया था। वो भी नए सिलेबस, उसमें भी कुछ चेंज किए गए बाद में, 2022 में सिलेबस को और बढ़ाया गया। ये भी ट्रू टू द सिलेबस था और क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए और 2022 में उसी लेवल को तैयारी करके गए थे। मैंने भी अपने स्टूडेंट को उस लेवल से तैयारी कराया था, लेकिन क्वेश्चन वाज वे अबव। लेकिन उसका कोई असर इसलिए नहीं पड़ा कि जो भी क्वेश्चन उन्होंने टफ पूछा था, आगे आप देखेंगे अधिकतर उसमें से इनवैलिड हो गए। सो लेट अस सी कि 2021 में जो मॉडरेट लेवल के कैसे क्वेश्चन थे। अब ये नरेगा के बारे में बहुत लंबा चौड़ा है। चलिए, ये कहता है कितने दिन का नरेगा में जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटीड मिलता है, तो 100 डेज का मिलता है। Which part of the constitution India deal with fundamental right? एकदम मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। पार्ट 3, पार्ट 4 जो है DPSP से कंसर्न रखता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 5 जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर। पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात है। हु कॉइंड द टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल डॉक्यूमेंट? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ग्रैनविल ऑस्टिन जिन्होंने जो लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, बहुत बहुत फेमस बुक। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीमलेस वेब भी कहा। Which schedule of the Constitution of India contains the provision related to anti defection law? जो आया राम गया राम, जो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा शेड्यूल बना था, जो कि 52nd अमेंडमेंट से लागू हुआ था। ये शेड्यूल जो है 10th शेड्यूल, राजीव गांधी लेकर के 85 में आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटी, जो 74th अमेंडमेंट के जितने प्रोविजन है वो 12th शेड्यूल में है, 73rd अमेंडमेंट के जो है 11th शेड्यूल में। तो दोनों पूछ दिया आपको। यहां पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत थोड़े से आर्टिकल हैं जो प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। बहुत अजीब सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और उसके बारे में केवल 3 आर्टिकल में मेनली लिखा गया है, 74, 75 एंड 78 में। तो उसमें से ये जो है 75 आर्टिकल है। Who among the following use the term बुलॉक कैपिटलिस्ट? यहाँ पे थोड़ी सी उस टाइप का क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं जो कि DUET और JNU लगातार पूछते आए हैं। UGC नेट से ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ये कहने वाले हैं लॉयड रुडोल्फ एंड सुजैन रुडोल्फ, दोनों स्पॉज इन्होंने की लिखा था इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी करके इन्होंने बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे डिस्कशन किया था। तो उसमें बुलॉक कैपिटलिस्ट ये कहते हैं पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो उन्नत हुए हैं, अमीर बने हैं, उनको ये बुलॉक कैपिटलिस्ट कहते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये तो बहुत ही रटने वाला टाइप का है, 2 साल, 2 years 11 months and 17 days। ठीक है। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में एक लैंडमार्क केस हुआ था, जिसने कि आर्टिकल 356 के तहत जो स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती थी उसके यूज को बहुत लिमिटेड कर दिया। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, 3 लिस्ट है इसमें, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, तो ऑल ऑफ द अबव। ये तीसरा क्वेश्चन है जहां ऑल ऑफ दी जो है सही हो रहा है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है नेशनल इमरजेंसी। ये तो 365 तो सेंटर स्टेट को गाइडलाइन दे सकता है, उसको ना माने तो वहां स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हैवी क्वेश्चन है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ये जो है नेहरू थे। जो प्रोविंशियल कमिटी थे उनके वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद तो चेयरपर्सन ही थे। अंबेडकर जी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। देन सरकारिया कमीशन 1983 में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमीशन बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशन पे, वो सरकारिया थी। बाद में जो 2007 में MM पुंछी कमीशन बनी। इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट आप ध्यान रखिए वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है और हेड ऑफ द लेजिस्लेचर भी है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो ऑल ऑफ दीज, चौथा क्वेश्चन इसमें ऑल ऑफ दीज है। 17 क्वेश्चन 22%। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो
तीन जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंटरनेशनल रिलेशन है, और पॉलिटिकल थ्योरी भी। अब इसका रिसोर्सेज, बुक्स एंड अदर स्ट्रेटजी देखिए। तो स्ट्रेटजी तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे, इसको काट दीजिए अभी। बुक्स में जो है आपका सबसे जो अच्छा बुक है, आपको लगेगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, ये सबसे अच्छा बुक है, गूगल पे लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीडीएफ, फ्री डाउनलोड, और आपको जो है फ्रीली डाउनलोडेबल आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे अच्छा रिसोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा बेयर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले 4-5 पेज में सारे आर्टिकल जो है ना, उसका एक एक लाइन लिखा हुआ है वो क्या है। जैसे आप देखिएगा 44 तो लिखा रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे मान लीजिए आपका लिखा रहेगा 61 तो ओथ ऑफ दिस, 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छा है, 5 बार 6 बार इसको बस पढ़ लीजिए कि किस आर्टिकल में क्या, और आपका 4-5 क्वेश्चन तो उसी से आ जाएगा हर कंपटीशन में। और वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, जैसे कि आपको 324, तो 324 आप कंट्रोल एफ करके 324 लिखिए, आप चले जाएंगे वहां जाके पढ़िए, और फिर उसके नेट पे जाके तब पढ़िए, बुक से पढ़िए। यदि बुक कोई देखना चाहते हैं तो बेस्ट बुक है डीडी बसु की, इससे अच्छी बुक कोई और कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है। लक्ष्मीकांत जो है ओवर किल है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे फैक्ट दे दिए हैं कि वो सिविल सर्विसेज के लिए है। आप इसके लिए जैसे नहीं होता कि मच्छर मारने के लिए आप तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक दैट, तो उतनी जरूरत नहीं है। डीडी बसु भी बहुत कम पढ़ना है, मेन इससे पढ़िए। और मेन जो है पॉल साइंस हेल्प की जो जो वीडियोस हैं वो पढ़िए, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर्स जो फंडामेंटल राइट, वो मोस्ट रिलेवेंट है। देन 2 गाइड जरूर पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी है, और दूसरी जो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम के पहले लिख दूं। तो इन दोनों गाइड को पढ़िए, उसके भी मेन पॉइंट्स को पढ़िए। इसकी लिंक जैसा मैंने पहले बताया वो यहाँ है, पीजी एंट्रेंस टेस्ट और मॉडल टेस्ट पेपर, तो इसमें भी रिलेवेंट है, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। आइए अब 2022 के क्वेश्चन देखते हैं इंडियन पॉलिटी के, जिन क्वेश्चंस ने स्टूडेंट को बहुत नर्वस किया था, क्योंकि ये पेपर के शुरू में था और बहुत सारे इन्होंने इसमें उटपटांग क्वेश्चन पूछे थे, और कुछ तो इनवैलिड भी हुए थे, इनफैक्ट अच्छे खासे। तो लेट अस सी, और इस बार भी जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे इसका गहरा असर पड़ा है, क्योंकि कई लोग इस लेवल से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से शायद हर बार इस टाइप के अर्बिट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यू विल बी प्लीजेंटली सरप्राइज कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए क्या इन्होंने पूछा था। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 27 नंबर क्वेश्चन था वन ऑफ द सेट में, which of the constitutional provision do not come within the legislative jurisdiction of the legislature of a state। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब जो इंडिया में जो प्रोविंसेस होते हैं वो है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों को स्टेट कहा गया है। आप आर्टिकल 12 में देखेंगे तो इस चलते ये क्वेश्चन जो है एक तरह का, मुझे लगता है इसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि ये भ्रामक हो गया था। वैसे मैंने यहाँ पे सारा दे दिया है, सारे जिसमें जितने आर्टिकल हैं सब में जो है पार्लियामेंट बाय लॉ ये है, मतलब जैसे आर्टिकल 32 है, 33, 34 या 16(3), लेकिन जो 16(4) है उसमें स्टेट का जिक्र आता है। इसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। जहां स्टेट का मतलब फिर से मैं बता रहा हूं कि इसमें पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट मतलब लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे स्टेट जो है इसके जुडिक्शन में आता है, बाकी नहीं आता है, तो ABCD होगा। लेकिन चूंकि स्टेट का डेफिनेशन ही जो है उसमें पार्लियामेंट भी आता है, यूनियन भी आती है, इस चलते ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था। वैसे हाईली कंफ्यूजिंग। ये तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा ही पूरा गलत था। यहाँ पे ये जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल जो है, ये आर्टिकल 330 में मेंशन्ड है, इसमें 330 कहीं आता ही नहीं है। इसके चलते स्टूडेंट बहुत परेशान हुए थे, बहुत परेशान। मैंने सारे वो आर्टिकल दे दिए जो यहाँ पे दिए हुए। ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उतना नहीं। यदि इस बार जो मेरे स्टूडेंट ने तैयारी की है उस लिहाज से ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन है, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है नहीं इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। और यदि आप यहां देखें
तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि 2 ही नहीं इंसर्ट किया गया था, बाकी 3 किया गया था। अब आर्टिकल 21A जो है आपको पता है कि ये राइट टू एजुकेशन से आया था, 86th अमेंडमेंट से इसको किया गया था, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। और 31A भी यदि थोड़ा डीप में मेरे स्टूडेंट ने पढ़ा हो तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट से किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा डाइल्यूट किया गया था, तो इसके चलते ये दोनों नहीं है, तो 2 मिल गया ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन अब उतना आसान, उतना डिफिकल्ट लोगों को नहीं लगना चाहिए। वैसे मैंने कुछ कुछ यहाँ पे जानकारी दी है, उसको जस्ट पढ़ लीजिएगा। ये जो है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आरबी टाइप के क्वेश्चन थे, ये स्टूडेंट को इसने काफी परेशान किया था। ये जो एक हु इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेड दैट, अब इस तरह क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट टू, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज नॉट टू बी रेज्ड टू द लेवल ऑफ डॉगमा so that to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive। ये तो झगड़ा अभी भी चल रहा है, और ये A.K. अय्यर ने कहा था डिफिकल्ट, इस सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, या इस बार ये भी पूछा सकता है कि ये किस आर्टिकल में है। ये आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि अभी जो नए संसद को लेके जो हंगामा हुआ उसमें ये आर्टिकल खासा चर्चा में था, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, ये 3 मिल करके जो है पार्लियामेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट से क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, इस पे ये हुआ था। तो आर्टिकल 79 को भी आप याद कर लीजिए, उसी में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये जो क्वेश्चन है इसको भी इनको इनवैलिड करना पड़ा। आप देख सकते हैं कितना, मतलब आपने उटपटांग क्वेश्चन पूछा और फिर बाद में इतने इनवैलिड कर रहे हैं। ये आर्टिकल 143 के बारे में, जिसको कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह है कि जो पहले लिखा गया आर्टिकल 143 प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से वो पूछ सकते हैं कोई लॉ का कोई मैटर आ जाए। अब यहाँ पे क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है एडवाइस देने के लिए? यस, यदि वो रिफरेंस जो है वो आर्टिकल 143 के तहत ना हो, यदि वो 131 के तहत हो, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कोई संघ और राज्य के बीच या 2 राज्यों के बीच, कुछ राज्य और संघ के बीच में झगड़ा हो, उससे रिलेटेड यदि रेफरेंस दिया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है। लेकिन अदरवाइज जो है वो बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं भी दे सकता है एडवाइस। तो यहां पे देखिए, तो आर्टिकल 143 प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है सही है। द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग, ये तो ऑलवेज एडवाइस है, एडवाइस कभी बाइंडिंग होती नहीं है, तो ये भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट सो रेफर्ड, यदि 143 के दिया है तहत दिया गया है तो उसको वो नहीं भी मान सकते हैं, मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा। Supreme Court would respectfully decline to answer with reference if it is improper, inadvisable or undesirable, whatsoever reason। ये सुप्रीम कोर्ट को जानना है, इतना कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ये वाला बात सही है। और सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है ओपिनियन देने के लिए। लेकिन ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है यदि वो रेफरेंस आर्टिकल 131 के तहत हो, और ये वाली बात भी पूरी तरह सही लगती नहीं, क्योंकि इतना स्पेसिफाइड कहीं नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन। तो इस लिहाज से जो है इसका सही आंसर जो होना चाहिए था, एक्चुअली वो होना चाहिए था ए बी सी जो है सबसे सही इसका आंसर होना चाहिए था, कि ये 3 तो बिल्कुल जो है सही है। लेकिन ना तो डी जो है पूरी तरह सही है, और सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन ये भी पूरी तरह सही नहीं, लेकिन ये आधा सही भी आधा गलत भी है। इन सब के चलते, कंफ्यूजन के चलते इस क्वेश्चन को ही इनवैलिड करार दे दिया गया। अब यहां पे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे स्टूडेंट को खासा परेशान इसने किया था कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, इसको बहुत सारे पावर हैं। आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट चूंकि कानून बनाने का अधिकार है, तो कानून बना के कुछ भी वो बना सकती है, कोई भी चीज पे वो कानून बना सकती है, कोई उसका अंत नहीं है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यस। establish a common high court for 2 or more states, yes. Constitute a high court for a union territory, yes. Establish administrative tribunal for each state, yes. लेकिन ये नहीं कर सकती है। अपॉइंट जो है वो जजेस को, आपको पता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ नहीं करती है, उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है, वो रिकमेंड करती है और गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ABCD इसमें होगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू लोअर द वोटिंग एज 21 to 18 ईयर, ये सब जो है एक मरुस्थल में जैसे नहीं होती है
आपको पानी मिल जाता है, उस टाइप की जो है ये थे। हम लोग सब जानते हैं कि ये 61st अमेंडमेंट है, और एडेड 3 वर्ड ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये सब बहुत ही आसान है और स्टूडेंट काफ़ी खुश हुए थे ये सब क्वेश्चन देख करके। विच वॉज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन पहला PIL केस कौन था जो इंडिया में आया? 79। अब इसको ना मेरे स्टूडेंट ने 79 से पकड़ा, क्योंकि 79 में ही जो है वो PIL, PN भगवती उस समय में चीफ जस्टिस, उस समय PIL का एक तरह से एडवेंट हुआ था, उदय हुआ था, तो उसके चलते मेरे स्टूडेंट ने इसको सही पिक कर लिया। यही है हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट रिपोर्टेड केस। अब यहाँ पे जो है इनको इनवैलिड करना पड़ा, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ट्रू है। द सुप्रीम कोर्ट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन करता है। चूंकि ऐसा है इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो है शामिल किया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फंडामेंटल राइट से है। लेकिन इन्होंने इसको बी कहा था, तो इनको मानना पड़ा, इसलिए ये इसका सही आंसर ए है। The power within the supervisory jurisdiction of high court are both administrative and judicial, क्योंकि अपने के नीचे के कोर्ट पे वो शासन भी करती है और जुडिशियल है, रिट ऑर्डर करती है, और हर तरह का जो उसका अपील कोर्ट है, लाइक दैट। इसलिए ये ट्रू है। और 227(1) कहता है गिव्स द हाई कोर्ट पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विद इन देयर टेरिटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन। तो चूंकि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, तो ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो ये सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी मतलब एक रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, क्योंकि विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। तो हम लोग सब अभी तो मेरे स्टूडेंट पूरे अच्छी तरह याद कर लेते हैं कि ये सब जो है फंडामेंटल राइट 14, जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, और रिलीजन की जो राइट है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये सभी फॉरेनर और इंडियन सबको मिलती है। केवल जो राइट एम्प्लॉयमेंट की जो राइट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की और फ्रीडम की राइट एंड जो कल्चरल राइट है, वो नहीं मिलती है। तो इसमें से यदि देखा जाए तो आर्टिकल 20 मिलेगी, 21 मिलेगा, 22 मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो भी मिलेगा, और आर्टिकल 50 नहीं मिलेगी। तो इसमें से 4 जो है ये फॉरेनर सबको मिल जाता है। तो मैंने डिफिकल्ट पहले कहा था, लेकिन आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। Which constitutional amendment ended Part A, B, C category of state and implemented the state reorganization scheme? ये स्टूडेंट, इस बार जो मेरे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी पता है कि 7th अमेंडमेंट ही वो अमेंडमेंट है 1956 में जो आया था, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने के लिए बना था। ये एकदम बिल्कुल अब आसान क्वेश्चन हो चुका है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एबोलिश द प्रीवी पर्स? ये भी उस समय डिफिकल्ट हुआ होगा, लेकिन अब जिस लेवल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसमें बैक देखने पे जो है कोई डिफिकल्ट नहीं है। 26th अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी लेकर के आई थी। Which power and responsibility are not endowed by constitution to the पंचायत? ये क्वेश्चन स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज किया था, क्योंकि यदि केवल शेड्यूल 11 में देखें जिसमें कि 29 सब्जेक्ट है, तो उसमें ये नहीं दिखता है द प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। लेकिन ये दोनों मिलता है आर्टिकल 243G में, जहां पे ये दिया हुआ है पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, वहां पे ये दोनों दिया, और बाकी दिया है कि जो 29 सब्जेक्ट 11 शेड्यूल में है। तो इसलिए ये दोनों भी सही है, ये भी सही है। केवल रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर होम, ये तो डेफिनेटली म्यूनिसिपैलिटी का काम है, ये हम लोग जानते हैं। ये 12 शेड्यूल में जो है वो दिया गया है, जो 18 सब्जेक्ट में से, इसलिए ये नहीं इंक्लूडेड होगा, तो 4 ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, यही है। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं कि इसका कोई लिटरल मीनिंग, इसका मीनिंग ये होता है कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, 75(3) कहता है, इसको यहाँ मैंने दिया भी है, तो बिल्कुल सही है। और 75(2) ये कहता है, तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए ये बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ए मनी बिल? ये सब बहुत इजी क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट को कभी भी लगना चाहिए, पिछले बार भी इस बार भी, कि द बिल डील्स विथ ऑल और एनी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द 110 में जो है वो डेफिनेशन दिया गया मनी बिल का। मनी बिल मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है,
कंसोलिडेटेड फंड मतलब खजाने से पैसा निकालने से रिलेटेड है, लाइक दैट, उस टाइप के बिल को मनी बिल कहते हैं। तो ये सही है, मनी बिल हैज़ टू बी सो सर्टिफाइड बाय द स्पीकर, वो फाइनल अथॉरिटी है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है वो सर्टिफाई करता है मनी बिल है। एक बार सर्टिफाई कर दिया तो एक अलग तरीके से जो है वो प्रोसेस होती है। मनी बिल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल फर्स्ट, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया सकती है। इसके अलावा राज्यसभा को इतना लिमिटेड पावर है कि वो केवल 14 दिन रख सकती है उसको, कोई भी रिकमेंडेशन राज्यसभा करे उसको लोकसभा मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिस फॉर्म में लोकसभा चाहेगी उसी फॉर्म में वो पास होगा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट को भी जो है मनी बिल को लौटाने का पावर नहीं है, ना ही इसके लिए कोई ज्वाइंट सीटिंग करने का प्रावधान है। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट जरूर कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, लौटा नहीं सकता पार्लियामेंट को। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय इक्वल पावर, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। तो ये आसान है। हु एक्सप्लेन्स पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन कुछ स्टूडेंट मेरे उन्होंने पकड़ लिया था कि जेम्स मैरन ने जो है इसको कहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ दिया भी है जिस बेसिस पे आप इसको गेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने खूब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो क्वेश्चन आसान थे या मीडियम लेवल के थे वही टिके, बाकी तो उनके इनवैलिड भी हो गए, उनको एक तरह से उनकी किरकिरी भी हुई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट ने फिर भी काफ़ी अच्छी तैयारी इस बार की है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत यूजफुल भी होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं लास्ट टाइम आप सभी मेरे स्टूडेंट को फिर से एक बार याद करा रहा हूँ, इनवाइट भी कर रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं, नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर। लेकिन याद रखिए कि फर्स्ट टेस्ट लाइव कल 7 बजे है, इसलिए उससे पहले ही रजिस्टर करा लें, उसके बाद मेरी सलाह होगी मत रजिस्टर कराइए। सो एंड यदि आपको CUET PG गाइड यदि आपको पता नहीं है कहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे दी गई है, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका क्लिकेबल लिंक भी मिलेगा। और 1500 प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पे अमेजन पे किंडल वर्जन अवेलेबल है। और यदि आप ये दोनों रिसोर्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप एक क्राइम कर रहे हैं, और ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। अभी भी 7 दिन से ज़्यादा है, याद रखिए, और 7 डेज में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। जो मेरे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं उनसे तो काफ़ी बातें होगी, जो नहीं है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप अच्छा करें, और फिर जब पेपर आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे, चैलेंज भी करेंगे। तब तक के लिए विदा।